हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। जैसा कि हमारी फाइनेंशियल जार्गन की सीरीज़ चल रही है, तो उसका थर्ड पार्ट आ रहा है आज। तो हमने पहले पार्ट में बात की थी अमोनेटाइजेशन, एसेट्स और एसेट्स एलोकेशन के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में। इसी तरह हमने दूसरे पार्ट में बात की थी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कैपिटल गेनिंग, रीबैलेंसिंग नेटवर्थ के बारे में। तो अब हम इस पार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए थोड़ी और फाइनेंशियल टर्म्स डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल अवेयरनेस में हम पहले नंबर पे बात करेंगे लिक्विडेशन की। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी और कुछ नहीं, आप किसी भी एसेट को खरीदते हैं तो वो एसेट को खरीदने के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे उसे सेल करके मिलेंगे। तो क्या मार्केट में उसकी इतनी डिमांड है कि वो सेल इजीली हो जाए? मान लीजिए आपने किसी शुगर बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स ले लिए, तो क्या शुगर सेक्टर में इतनी डिमांड है कि वो लिक्विडेट हो सकें इजीली? तो ये होती है लिक्विडिटी। हमें किसी भी चीज़, किसी भी एसेट को खरीदने से पहले उसकी लिक्विडिटी ज़रूर जाननी चाहिए। चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने में हो, चाहे वो शेयर्स खरीदने में हो। क्या फ़ायदा ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने का कि वो सेल ही ना हो? तो ये लिक्विडिटी उस चीज़ में मैटर करती है। तो दोस्तों, बहुत से हमारे ब्रोकर्स हमारे साथ जब बात करते हैं तो वो इस जैसी टर्म्स का यूज़ कर लेते हैं, लिक्विडिटी, इबिडता। तो अब हम बात करेंगे इबिडता क्या होती है। इबिडता और कुछ नहीं, किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी है, उसकी अर्निंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोनेटाइजेशन। इसका क्या मतलब है? उस कंपनी की अर्निंग सारे खर्चों से पहले उस कंपनी की जो अर्निंग होगी उसे हम इबिडता कहते हैं। तो अगर आपको कोई बंदा बोलेगा कि इस कंपनी की इबिडता बहुत बढ़िया है, इसमें इन्वेस्टिंग करो, पर इस चीज़ को अकेले को देख के आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनका टैक्स कटेगा, नेट इनकम पता लगेगी, डेप्रिसिएशन आपको पता लगेगी। तो इबिडता, ये टर्म को आप इस तरह से जान सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। तो किसी भी शेयर की साल के बाद क्या अर्निंग हुई आपको कैसे पता लगेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड जो दिया उन्होंने उस साल में, और डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं कंपनी में। इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी नेट इनकम $10 है, तो कंपनी ने आपको साल का डिविडेंड दे दिया $0.5। तो कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मान लीजिए एग्जांपल है कि 5 है। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या आ गई? 1.9। तो इस तरह से हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर को ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। हमें बैलेंस शीट में लिखा हुआ तो मिलता है, पर हम उसे एक बार अपनी तरफ से भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। चौथे नंबर पे दोस्तों हमारे पास एक बहुत बेसिक सी टर्म है जिसे हम कह देते हैं बुल मार्केट। तो बुल मार्केट किसे कहते हैं? लगातार किसी भी कंपनी के शेयर्स को मान लीजिए लगातार बढ़ते रहने को हम बुल मार्केट बोलेंगे। तो ये बुल मार्केट किस तरह से कैटेगराइजेशन हो सकती है? मान लीजिए कोविड के बाद तक 1 साल तक का समय बहुत ही ज़्यादा बुल मार्केट रन अप दिया था। तो इस हमारे पिक्चर में चार्ट से आप देख सकते हैं कि किस रन अप को हम बुल मार्केट कहते हैं। गेनिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है बुल मार्केट है। तो दोस्तों, बुल मार्केट का उल्टा बियर मार्केट। अगर गेनिंग की जगह लूजिंग हो रही है, स्टॉक्स नीचे के नीचे जा रहे हैं, जैसा कि चाइना रशिया की वॉर के बाद चल ही रहा था, तो उसे हम बियर मार्केट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बुल से। तो दोस्तों, ये थी कुछ फाइनेंशियल टर्म्स जिनका हमको पता होना ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि हमें इस तरह की टर्म्स में उलझा लेते हैं और हम जी जी बोल के उन्हें अपना पैसा रिस्क में लाने को दे देते हैं। तो इस तरह के फाइनेंशियल जार्गन्स और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आगे चलते चलते फाइनेंशियल जार्गन्स हम और एडवांस लेवल के जार्गन्स को समझेंगे, जिससे कि हम अपनी कंपनी खुद स्टडी कर पाएंगे और अपने इंडिपेंडेंट होके बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी को देख सकेंगे।